हाय दोस्तों, मैं लेक्चरर कमल मीणा मेरे यूट्यूब चैनल गुरु कमल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है सभी को कि अभी अपना आरबीएसई बोर्ड राजस्थान का जो क्लास 12 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा है, इसमें जो ये 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अहम है, बाकी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा ही अहम चैप्टर है। इसको आप गौर से देखें, समझें कि आखिर से चल क्या रहा है। मैंने आपको इसका उद्भव से लेकर मौर्य साम्राज्य का जो मगध की उत्कर्ष हुआ था, आपको सभी को पता होगा जो मगध था भारत के अंदर वो कहाँ पे स्थित था। मैंने आपको बताया था कि मगध, जिसको आप वर्तमान में कह सकते हो कि दक्षिणी बिहार का जो एरिया है, ये मगध गंगा नदी के किनारे यहाँ पे मगध था। मैंने आपको बताया था 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में, महाजनपद के रूप में उभरा, जिसकी जो प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज, उसके बाद राजगृह, और उसके बाद जो मौर्य साम्राज्य काल में इसकी जो राजधानी रही थी वो थी पाटलिपुत्र। कौन सी राजधानी थी इसकी? वो थी पाटलिपुत्र, इसकी राजधानी थी। तो यहाँ पे जो मगध है वो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसमें मेन जो रोल रहता है इसके मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश या मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। उनके बाद जो बिंदुसार शासक हुआ था, उसके बाद में बिंदुसार के बाद में बिंदुसार चंद्रगुप्त हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अशोक द ग्रेट, अशोक महान, जो कि भारतीय इतिहास का एक अमूल्य धरोहर है भारतीय इतिहास की, जिसको हम सभी भारतीयों को उस पर गर्व होता है, जिसकी नीतियों को हम आज तक हमारे संविधान के अंदर, हमारी वैदेशिक नीतियों के अंदर लागू कर रहे हैं। तो इसी अशोक महान, इसीलिए अशोक को क्या कहा गया? अशोक महान कहा गया। तो अशोक के बारे में, अशोक के साम्राज्य, अशोक की जो उपलब्धियां, उनके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम अशोक के जीवन परिचय के बारे में जान लें, क्योंकि किताब के अंदर बहुत कम दे रखा है। ये बता दूं मैं आपको, ये 12वीं क्लास की जो किताब है, ये गागर में सागर है। अगर कोई इसको समझाने वाला हो, इसको पढ़ाने वाला हो, तो भारत का संपूर्ण इतिहास दे रखा है इसके अंदर। लेकिन जब इसको अगर ढंग से पढ़ेंगे, अपन इसके डीप में जाते तो, लेकिन बात जब इसमें ऊपर से सरफेस पे दिया हुआ पूरा इतिहास, अब सरफेस को मेरे जैसा जो इतिहास का जानकार है, मुझे इसकी नॉलेज है, तो मैं तो क्या इसको आपको डीप में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे एक तरह से विकलांग, असहाय महसूस करे आगे जाके। विकलांगता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं आपकी सारी दिमाग की खिड़कियां खोल देना चाहता हूं, और एक कंसेप्ट जो कि आपकी जहन में बैठ सके, कभी आप जिसको भूले नहीं, इस प्रकार से कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। अब हम अशोक के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। अशोक, आपने को पता है कि बिंदुसार थे, 273 बीसी तक रहे, शासन किया। उसके बाद बिंदुसार के एक्चुअली क्या है, जो दीपवंश, महावंश, बौद्ध ग्रंथ है, उनमें जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के 16 रानियां थी और 101 पुत्र थे। 16 रानियां और 101 पुत्र थे। 101 पुत्रों में जो सुसीम था वो सबसे बड़ा था, और अशोक सेकंड नंबर पे था, बाकी और भी थे, और सबसे छोटा ही छोटा पुत्र था, वो था तिस। अपन ने पढ़ा था कि बिंदुसार के समय में जो विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, उसको दबाने के लिए कौन गया था? सुसीम और अशोक गए थे। पढ़ा था ना अपन इस बात को। तो वही अशोक, अपन ने एक भी चीज बता दूं मैं आपको, जो अवंती राज्य था, उज्जैनी जिसको अपन बोलते हैं, इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी, और तक्षशिला, वहां का पहले गवर्नर रह चुका था अशोक, शासक बनने से पहले। बिंदुसार के जब खत्म हो जाते 273 बीसी के अंदर, तब अशोक साम्राज्य पे बैठते हैं। अब उसमें साम्राज्य देखो, अशोक 273 में खत्म हो गए बिंदुसार, उसके बाद में साम्राज्य पे बैठने में उसको लगभग 4 साल लग जाते। 269 बीसी में साम्राज्य बैठते हैं। इन 4 सालों में उसने क्या किया? इन 4 सालों में जो उसके भाई थे, 101 भाई थे टोटल, उन भाइयों को उनकी हत्या की, अपने भाइयों की। इसको पुराणों में ये चंडाशोक कहा गया है। इसको चंडाशोक मतलब प्रचंड अशोक, क्रोध में अशोक, शांत वाला अशोक नहीं है, चंडाशोक कहा गया। अपने खुद के 99 भाइयों को खत्म करके, और जब ये साम्राज्य बैठा था, एक भाई था सिर्फ छोटा ही छोटा, जिसका नाम था तिस। तिस को इसने क्या किया? जिंदा छोड़ दिया, एक भाई को।
कि छोटा भाई था तो खेलने कूदने के लिए एक को रख लिया, बाकी सब भाइयों को सत्यानाश कर दिया, इसने मार दिया। उसके बाद गद्दी पे बैठा। इसकी जो माता थी, लेखों में उल्लेख मिलता है, इसकी माता थी सुभद्रांगी थी। माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। और सुसीम इसका मैंने बताया बड़ा भाई था, छोटा भाई था। और इसकी जो पत्नी थी उज्जैनी अवंती के वहाँ के जो थे, अवंती महादेवी थी। अवंती से इसकी, अवंती में गवर्नर था जब राज्यपाल था, तो वहाँ पे ही इसने देवी, कहीं तो देवी नाम मिलता है, कहीं महादेवी नाम मिलता है, उससे इसने शादी की। किसने? अशोक महान ने। इसके एक पुत्र एक पुत्री थी। और अभिलेखों में एक अलग पत्नी का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ पे अपन अभिलेखों की बात न करके जो किताबों में लिखा वो चीज़ पढ़ते हैं। एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र, और एक पुत्री थी जिसका नाम था संघमित्रा, जिसको कालांतर में बौद्ध धर्म के प्रचार या अपने धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पे भेजता है? श्रीलंका भी भेजता है। ये भी अपन को उल्लेख मिलता है इतिहास के अंदर। अब बात आती है कि अशोक का जो उपाधि थी देवानाम प्रियदसी, देव नाम या देवानाम प्रियदसी के नाम से इसके बहुत सारे अभिलेख मिले हमें अशोक के। लेकिन टिपेंथलर हुआ था 1750 के आसपास, उसने इसके अभिलेखों को पढ़ा कि यार ये अशोक देवानाम प्रियदसी एक्चुअली क्या है? श्रीलंका के राजाओं की उपाधि थी। तो इन सारे हमारे भारतीय इतिहासकारों ने सोचा कि शायद ये कोई श्रीलंका का राजा था जिसका भारत में भी शायद शासन रहा होगा और उसके अभिलेख है। लेकिन कालांतर में फिर क्या हुआ कि एक मास्की, जो कि कर्नाटक में है, मास्की कहाँ है? मास्की यहाँ पे है कर्नाटक में। इधर एमपी में एक जगह जिसका नाम है गुर्जरा, और इधर और कर्नाटक में उदयगोलन, नेट्ठूर, दो जगह। यहां से इसके स्तंभ लेख मिले, लघु स्तंभ लेख मिले अशोक के, जिन पे इनका नाम क्या लिखा गया है? लघु स्तंभ लेख में इसका नाम बाकायदे लिखा गया है कि ये जो देवानाम प्रियदसी है ये अशोक का नाम है। ये एक्चुअली कौन है? देवानाम प्रियदसी अशोक है। तो इसके पूरे भारत में अशोक की जो साम्राज्य है, इसकी जानकारी के जो हमें मेन स्रोत है उसके बारे में हमें जो इसके अभिलेखों से जानकारी मिलती है। इसके 14 अभिलेख मिले। इसके अभिलेखों को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। एक तो शिलालेख जो कि 14 अभिलेख है, जिसके अंदर एक है स्तंभ अभिलेख और एक है गुफाओं के अभिलेख, गुफा अभिलेख बोलते हैं जिसको। तो अभिलेख इसके 2 तो मिले इसके यहाँ पे सहवाजगढ़ी और मानसेरा, ये 2 जगह है जो पाकिस्तान में दोनों खरोष्टी लिपि के अंदर है। एक गुजरात में मिला है, एक सोपारा महाराष्ट्र में मिला है, और 2 यहाँ पे मिले जोगढ़ और तोसली और जोगढ़ उड़ीसा के अंदर, और एक मिला कालसी देहरादून में। इस प्रकार से इसके लगभग 8 अभिलेख मिले, 8 लेख मिले। उसके अंदर क्या था? 14 लेख थे। लेख मतलब जगह, तो स्तंभ तो 14, मतलब 14 जगह से मिले वो। इस प्रकार से ऐसे ऐसे 14 स्तंभ मिले, 14 है ना, ऐसे ऐसे 14 स्तंभ मिले। लेकिन अब उन पे 8 ऐसी जगह से मिले, उन पे 14 लाइनें लिखी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस प्रकार से 14 लाइनें लिखी गई हैं। तो इन 14 लाइनों को क्या बोला गया है? 14 अभिलेख मिले अशोक के। उनसे हमें इसके साम्राज्य की, इसकी नीतियों की, इसकी कलिंग युद्ध की, इसकी जो भी अहिंसा की नीति, सहिष्णुता की नीति, वैदेशिक संबंध, सारी जीवन परिचय, बौद्ध धर्म को अपनाना, धम्म की नीति, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से मिलती है। तो ये अभिलेख थे इसके, जो लगभग पूरे भारत में पाए गए। कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। किताब में लिखा हुआ है, 12वीं किताब में, श्रीनगर की स्थापना की थी। कहाँ पर? कश्मीर के अंदर। कौन सी नदी के किनारे की थी? वो की थी बितस्ता नदी। वैदिक में अपन पढ़ा था ना, बितस्ता। बितस्ता का मतलब होता है झेलम। वर्तमान उसका क्या नाम क्या है? झेलम नदी के किनारे। अब एटलस में देखना आप झेलम नदी कहाँ पर है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। तो बितस्ता नदी के किनारे अशोक ने क्या किया था? श्रीनगर की स्थापना की थी। और उसने नेपाल में भी एक नगर बसाया था जिसका नाम था ललित पत्तन। पूछा जा सकता है, छोटा सा सवाल बनेगा, नेपाल में ललित पत्तन कहाँ बसाया था अशोक ने, या श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो वो दोनों का उत्तर एक। इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? कल्लड़ की राजतरंगिणी। पूछा जा सकता है राजतरंगिणी कौन सी लेखक की है, कौन से इतिहासकार की है? तो वो है कल्लड़ की। ठीक है, राजतरंगिणी में इसकी जानकारी हमें मिलती है। अशोक ने अपने जो
शासन था उसमें नैतिक उत्थान के साथ साथ उसने क्या किया था, आध्यात्मिक उत्थान भी किया प्लस आर्थिक उत्थान भी किया। जनता को बताया कि धर्म अधर्म, उचित अनुचित, अच्छा बुरा, ये सब क्या है, इसके बारे में जानकारी दी। नैतिकता के बारे में बताया, नैतिकता के बारे में उपदेश दिए, जिसको आगे हम पढ़ेंगे अशोक के धम्म के बारे में। नैतिकता का कहीं ना कहीं पतन हो रहा था, तभी तो उसने नैतिकता के उत्थान की बात कही है। मतलब एक चरित्र को निर्माण की बात करता है अशोक, कि एक इंसान को इंसान होने के नाते कैसा चरित्र होना चाहिए, उसका एक कैरेक्टर किस टाइप का होना चाहिए, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, कल्याण कर सके, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सके, इसके बारे में जानकारी देता है वो। आर्थिक उत्थान की मतलब वो धार्मिक की भी बात कर रहा है, नैतिकता की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेके फिर वो उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहा है, प्रोडक्शन। भाई देश में शांति कब रहेगी, नैतिक कब बनेगा इंसान, जब उसको पेट भरेगा, उसकी प्रमुख आवश्यकता है खाना पीना, जब तक रहना, कपड़ा रोटी और मकान जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक इंसान नैतिक नहीं बनेगा, वो जानवर बन जाएगा। तो उनकी पूर्ति के लिए उसने क्या किया कि जन कल्याण के कार्य चलाए, सराय बनाई, नहरें बनाई, कुएं खुदवाए, और उसने क्या करवाया, बहुत सारे अभिलेख खुदवाए। फिर और उसने क्या किया, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। वो क्योंकि बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया, बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने, तो बौद्ध को जो उत्थान के लिए उसने क्या किया, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। आज भी हमारी सरकार हमारे कल्याण के लिए नरेगा चला रही है, फायदा कितना मिल रहा है ये तो अपन भी जान रहे हैं कि कौन सी नाली से कौन सा जल निकास, कौन सा सड़क हमारे काम की हुई। कई बार नहीं काम की होने के बाद भी सरकार रोजगार देने के लिए कभी मिट्टी इधर से इधर डलवाती है, कभी इधर से इधर डलवाती है। तो वही काम अशोक ने किया, 14 स्तूपों का निर्माण करवाया। चाहे वो देश के लिए, राष्ट्र के निर्माण में सहयोग नहीं दे रहे हो डायरेक्ट वे में, लेकिन कहीं क्या है, वो प्रजा को रोजगार दे रहे थे। तो कहीं कहीं उसने क्या सोचा, आर्थिक उत्थान की बात भी उसने की है अशोक ने। मेन जो चीज आती है कलिंग युद्ध की, कलिंग युद्ध है, देखो अशोक की जो जीवन की घटना है, इसके जो साम्राज्य घटना है, वो इसका हमें उल्लेख मिलता है इसके अभिलेखों में, वो उसके राज्याभिषेक की घटनाओं से जोड़ा गया उनको। मतलब राज्याभिषेक इसका जो हुआ 269 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ अशोक का, मतलब 4 साल इसको अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा गद्दी प्राप्त करने के लिए। फिर इसके जो 269 ईस्वी में राज्याभिषेक हो, उसके 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया। मैंने आपको पढ़ाया था नंदवंश में मैंने पढ़ाया था, नंदवंश के जो संस्थापक थे महापद्म नंद, उन्होंने क्या किया था कि कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग के वहां से जिन, वो क्या है, कहीं उनके जैन धर्म को मानते थे, जिनकी प्रतिमा को लेके आए थे कहां पे, मगध में। कौन, नंद शासक। लेकिन फिर वो मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने भी उस पर काबिज रखा। जो 5 प्रांत आते चंद्रगुप्त मौर्य के, उसमें कलिंग भी एक उनका 5वां प्रांत था। कालांतर में क्या है, बिंदुसार था, वो थोड़ा शांत स्वभाव का आदमी था, तो उसके ये कलिंग वाले लोग थे, ये भी अपनी स्वतंत्रता के प्रति क्या थे, बहुत ही जागरूक थे और मतलब निर्भीक लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, बिंदुसार जो शांत प्रवृत्ति का था, उस टाइम पे इन कलिंग वाले लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली, और मगध से क्या किया, इन्होंने छुटकारा पा लिया मगध से। तो ये चीज कहीं ना कहीं अशोक को चुभी। अशोक ने सोचा कि क्यों नहीं यार, मेरे दादाजी के पास में कलिंग था, हमारा 5वां प्रांत था, आज स्वतंत्र हो गया। तो अशोक ने क्या किया, 1861 में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। वजह कुछ भी रही हो, कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि अशोक को हाथियों की जरूरत थी अपनी सेना में, हाथी प्राप्त करने के लिए कलिंग पे आक्रमण किया, क्योंकि वहां पर उड़ीसा में कलिंग पे कुछ कहते हैं कि, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नो डाउट 5वां था चंद्रगुप्त मौर्य काल में। तो इसको प्राप्त करने के लिए, मतलब एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए अशोक ने आक्रमण किया। हाथी गुफा भी लेके कलिंग में, हंती गुफा भी लेके, उसमें उल्लेख मिलता है कि उस टाइम पे जो शासक था, हालांकि वो हाथी गुफा भी लेके वो खारवेल का है, लगभग अशोक से 150 साल बाद का, 150-200 साल बाद का है। लेकिन कहीं उसमें उल्लेख मिल रहा है कि नंद, तत्कालिक जो अशोक ने आक्रमण किया था उस टाइम पर जो वहाँ का कलिंग का जो शासक था वो नंदराज था। एक किताब में उल्लेख मिलता है बृहस्पति मित्र था, लेकिन ये यहाँ पे अपनी किताब में लिखा हुआ है कि अशोक का आक्रमण के समय कलिंग का राजा थे, वो कौन थे, नंदराज थे। कौन थे, नंदराज। ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, पूछा जा सकता है। लगभग इस युद्ध में, जो कलिंग युद्ध हुआ था, उसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग कम से कम इसमें क्या हुआ, घायल हो गए। तो इस युद्ध की विभीषिका को देखते हुए अशोक का बैठ के देखा उसने, अशोक का हृदय मतलब जो एकदम
दुख में ही हो गया था। तो उसने हमेशा के लिए क्या किया, युद्ध को त्याग दिया। अशोक ने क्या किया, युद्ध को त्याग दिया, भेरी घोष को त्याग के धम्म घोष की नीति पे चला। भेरी घोष का मतलब रणभेरी बजती है ना युद्ध में, युद्ध होने से पहले क्या है, रणभेरी बजती है। कभी रामायण महाभारत देखना आप, तो उसमें रणभेरी बजती है। तो उस भेरी घोष को त्याग दिया, उसने छोड़ दिया हमेशा के लिए। मुझे कोई भेरी घोष में युद्ध नहीं करना, मुझे शांति की जिंदगी जीनी है। अब वो धम्म घोष की बात करने लगा, क्योंकि उसने सब कुछ करके देख लिया। कर देखे सब कर्म गुसाऊ, सुख पायो में नबू की नाऊ। तो उसने सब कुछ करके देख लिया था, उसे लगा कि ये युद्ध वगैरह सब बेकार की बात है। अब वो शांति के मार्ग पे चल पड़ा और उसने धम्म के रास्ते को अपनाया। धम्म का मतलब नैतिकता को अपनाया। धम्म क्या है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, IAS में पूछा जाता है, RS में पूछा जाता है, और हम लोग क्या इसकी गलत व्याख्याएं करते हैं। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था जब मैं भी गलत व्याख्याएं करता था, क्योंकि हमें तो इतना पढ़ाने वाला ही नहीं था। तो धम्म का मतलब धर्म से जोड़ देते लोग। अरे हमें लगता है कि यार धर्म को धम्म लिख दिया, बाई मिस्टेक प्रिंट गलत हो गया, किताब छापने वाला गलत हो गया, पेपर छापने वाला गलत हो गया, गुरुजी गलत है, धम्म लिखना चाहते बोर्ड पे लेकिन धर्म लिखना चाहते थे लेकिन धम्म लिख दिया। हकीकत ये वो धम्म में, धम्म का मतलब है अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, धम्म क्या है, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए एक आचार संहिता बनाई, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया कि आपको इन सिद्धांतों पे चलना है, आपको ये कार्य करने, ये जन कल्याण के कार्य करने, ये गलत कार्य आपको नहीं करने। तो ये चीजों की क्या क्या है, आचार संहिता बनाई। वो क्या कहलाया था, अशोक का धम्म कहलाया था। अशोक का धम्म कहलाया था। अशोक का धम्म मेनली ये ध्यान रहे कि जनता के उत्थान के लिए, किसके उत्थान के लिए, जनता के चारित्रिक उत्थान के लिए। नैतिक जो पतन हो चुका था जनता का, जो जनता का नैतिक पतन हो गया था, जनता एक दूसरे को काट मार रही थी, सांप्रदायिक झगड़े हो रहे थे, तो उनको रोकने के लिए अशोक ने क्या किया, धम्म का प्रचार प्रसार किया। और जिस खुद अशोक दूसरे शिलालेख में, मैंने बताया ना इसके शिलालेख 14 थे, शिलालेख में अशोक खुद पूछता है कीचु धम्मे, मतलब कीचु धम्म संस्कृत में लिखा, वो कीचु धम्मे, धम्म क्या है। फिर वो दूसरे और 7वें शिलालेख में अशोक बोलता है कि धम्म क्या है। धम्म के उसने 2 रूप दिया अशोक ने, एक तो दिया आदेशात्मक, एक दिया था निषेधात्मक। मतलब वो अशोक कहता है कि ये काम आपको करने हैं, और एक तरफ कहता है ये काम आपको नहीं करने, मतलब जो गलत काम है उनको आपको नहीं करना है और जो अच्छे काम है उनको आपको करना है। तो अशोक कहता है आदेशात्मक में कि अपासी नबे, अपासी नबे का मतलब इसमें किताब में भी लिखा हुआ है, अपासी नबे अल्प पाप। पहली बात तो पाप बिल्कुल ही नहीं करना, लेकिन मजबूरी में कोई पाप हो रहा है, जैसे आप किसान है, खेती कर रहे हैं, तो कोई छोटी मोटी कीड़ी मरेगी, चींटी मरेगी, कीड़े मकोड़े मरेंगे, तो वो पाप अनजाने में हो रहा है, लेकिन आपको जानबूझ के आपने आपकी कोई इरादा नहीं था। तो अल्प पाप अपासी नबे मतलब अल्प पाप, बहुकयाने, बहुकयाने मतलब बहुतों का कल्याण, अपासी नबे बहुकयाने, दया प्राणी मात्र के प्रति, इंसान के प्रति, सबके प्रति आपको क्या है, एक इंसान होकर दया रखनी है। दया दाने, सबको दान देना, भिक्षुओं को, श्रमिकों, श्रावक श्राविकाओं को, साधुओं को, गरीबों को क्या करना है, आपको दान देना। अपासी नबे बहुकयाने, दया दाने, सच, सत्यता का साथ देना, हमेशा सच बोलना है। सोचिए मतलब हमेशा पवित्रता रखनी है, मन के अंदर शुद्धता रखनी है। सोचिए, माधुते, माधवे, माधदे मतलब मधुरता होनी चाहिए आपके व्यवहार में, कठोरता नहीं होनी चाहिए। मधुरता का व्यवहार कैसा होना चाहिए आपका, माधवे, साधवे चे, एक आपको क्या साधारण व्यक्ति, साधु की तरह रहना। तो ये अशोक कहता है अपने दम, अपासी नबे बहुकयाने, दया दाने, सोचे समझे, माधवे चे, साधवे, साधवे। तो ये उसका है आदेशात्मक कि आपको इस प्रकार से कार्य करने हैं, ये अशोक कहता है अपने दम। और फिर वो दूसरी तरफ कहता है निर्देशात्मक कि ये काम आपको नहीं करने, क्या नहीं करने, क्रोध, मतलब आपको जिंदगी में क्या करना है, क्रोध नहीं करना है। एक इंसान होकर नाते आपको क्या करना है, क्रोध नहीं करना है। फिर वो कहता है चंडीय, मतलब आपके व्यवहार में प्रचंडता नहीं होनी चाहिए, प्रचंडता नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। चंडीय, क्रोधीय, माने, मान, ईगो, घमंड नहीं होना चाहिए एक अच्छा इंसान होने के नाते। अशोक कहते हैं इस बात को, है ना। निष्ठुलिए, आपके व्यवहार में निष्ठुरता नहीं होनी चाहिए, मतलब कुल मिला के उसका अपोजिट है, जो उसने बताया ना उसका अपोजिट है कि ये चीजें आपके व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। कोदे, माने, ईर्षा मतलब दूसरे इंसान को देख के ईर्षा नहीं होनी चाहिए, मतलब सबके प्रति क्या है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। तो अशोक कहता है, अशोक अपने धम्म की नीति में क्या बताता है, अपासी नबे बहुकयाने, दया दाने, सोचे समझे, मतलब अच्छे अच्छे कार्य करने। फिर वो कहता है कि गुरुजनों का सम्मान करो, फिर वो कहता है वृद्धजनों का सम्मान करो, फिर वो कहता है दासों के साथ आप उचित व्यवहार करो,
गरीब बुजुर्ग लोगों के साथ आप उचित व्यवहार करो, जो नीचा तबका है उसके साथ आप उचित व्यवहार करो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके नैतिक उत्थान की बात करता है, आपके चरित्र के उत्थान की बात करता है अशोक। ये अशोक का ने क्या है, अशोक का धम्म है। और जो गलत कार्य है उनको, चाहे घमंड हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे प्रचंडता हो, चाहे निर्दयता हो, निष्ठुरता हो, इन सब को रोकने की बात करता है कि ये चीज़ आपके दिल और दिमाग से बाहर निकाल दो, तब जाके आपके क्या है, चरित्र जो है बिल्डअप होगा, आपका कैरेक्टर बिल्डअप होगा और एक आप अच्छे इंसान बन जाओगे और एक जन कल्याण की भावना अपने यहाँ रखोगे। अब अशोक के जो धम्म की बात है वो एक राहुलवाद है। राहुलवाद सूत्र से इसका उल्लेख मिलता है। एक्चुअली क्या है, आपने त्रिपिटक पढ़ा था ना अपने फर्स्ट चैप्टर में, त्रिपिटक याद है आपको? त्रिपिटक पढ़े थे, देखना वापस पढ़ने पलट के। त्रिपिटक क्या है, बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ थे, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। उसमें जो सुत्त पिटक था उसका एक छोटी किताब बुक है, मतलब उसकी पार्ट है, उसका एक हिस्सा है जिसको दिग्ग निकाय बोलते हैं। उस दिग्ग निकाय में एक सूत्र राहुलवाद सूत्र, उसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है इस धम्म का, वहां से इसने सारी नीति ली है। ये धम्म की बात करते हैं। अब अशोक के धम्म के सिद्धांत क्या क्या है, पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अशोक के धम्म के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। धम्म के सिद्धांत क्या है, वह सहिष्णुता की बात करता है। अशोक किसकी बात करता है, सहिष्णुता की बात करता है। सहिष्णुता क्या है, अरे सिंपल से शब्दों में यार, सहन करना। किसको सहन करना, भाई जो कुछ कर रहा है वो उसको करने दे, वो उसकी निजी लाइफ है, वो उसका धर्म है, वो उसके विचार है, उनके हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। आप ये नहीं करोगे, टांग नहीं अड़ाओगे जाकर, तो ये होता है सहिष्णुता। मतलब हमें दूसरे के व्यवहार में, दूसरे के कार्यों में, दूसरे के आध्यात्मिकता में, दूसरे की सामाजिक रीति रिवाजों में हमें क्या करना है, उनको हमें एक्सेप्ट करना है, उन्हें हमें सहन करना है, उन्हें हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट देना है। वो है सहिष्णुता। ठीक है, ये अशोक के उसमें थे, सहिष्णु बनना है हमें एक इंसान होने के नाते। फिर अशोक कहता है अहिंसा। अहिंसा उसके मूल मंत्र है। फर्स्ट अभिलेख में ही वो लिखता है अशोक कि पशु बलि को उसने नकारा है कि आप जीव हिंसा नहीं करोगे, किसी प्रकार की जो हिंसा है उसको रोका है अशोक ने। तो अहिंसा को, जो कि अहिंसा वो आज तक हमारे भारतीय विदेश नीति या हमारी जो नीति है भारत की, जो राज्य की नीति निर्देशित करते हैं उसमें भी आज तक वो बनी हुई है। अहिंसा की नीति को आज भी हम अपनाते हैं। हिंसा करना आज भी क्या है, पाप है, क्राइम है, वो भी अपराध है। तो अहिंसा की नीति। फिर आडंबरहीनता। अशोक ने क्या है, आडंबरहीनता का बहिष्कार किया। कारण आपको अच्छे से पता है कि जो ब्राह्मणवाद था वो कहीं न कहीं आडंबर से चल रहा था। मूर्ति पूजा, धर्म ग्रंथों का आश्रय, समाज में एक भेदभाव की भावना थी, वर्ग निषेध। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि राजा ऊपर नीचे ऐसा टाइप। उन्होंने सबको इक्वलिटी करने के लिए उन्होंने क्या, आडंबरहीनता का क्या किया, तिरस्कार किया या उसको नकारा। अशोक ने इसको हतोत्साहित किया ताकि लोगों में समानता आ सके, इक्वलिटी आ सके, लोग सम्मान की जिंदगी जी सके। नेक्स्ट है लोक कल्याण। अब अशोक जी है जो उनका जो जीव, इसको अशोक द महान क्यों कहते हैं, ग्रेट, अशोक द ग्रेट किस लिए कहते हैं, भाई उसने लोक कल्याण के कार्य बहुत किए। मतलब वो उसको पता था कि इस प्रकार का साम्राज्य स्थापित करना कि मेरी जनता को कोई दुख ना हो, उसको रोजगार भी मिले, उसको सम्मान भी मिले, उसको इज्जत। तो लोक कल्याण कार्य करने के लिए उसने क्या किया, वृक्षारोपण करवाया, सराय बनाई ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो, कुएं खुदवाए ताकि लोगों को पानी पीने की, सिंचाई की व्यवस्थाएं हो, नहरें निकलवाई। नैतिकता का जो था उसके उत्थान के लिए उसने जगह जगह पे अभिलेख बनवाए, स्तंभ अभिलेख खुदवाए और उनको ऊंचाई पे जगह पे लगवाया ताकि लोग, आने जाने वाले लोग जहाँ से ज़्यादा रोग निकलते हो ऐसा मार्ग हो वहाँ पे लगवाया ताकि लोग पढ़ सके। नैतिकता के उत्थान के लिए नैतिकता की बात की अशोक ने, है? पवित्रता की बात करता है, पवित्र आचरण की बात करता है, सदाचार की बात करता है, अच्छे व्यवहार की बात करता है, सत्यता की बात करता है। ये सब क्या है, अशोक की जो नीति का, सॉरी अशोक के जो जन कल्याण की अवधारणा थी उसके सारे के सारे इसमें धर्म के सिद्धांत है। सिद्धांत में सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, लोक कल्याण, नैतिकता, पवित्र आचरण, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अशोक की जन कल्याण की अवधारणा, जो उसने सब अच्छे कार्य किए थे, जनता के फेवर में किए थे, जन कल्याण के फेवर में किए, चाहे वो अस्पताल बनाना हो, है ना, सफा खाना बनवाना हो, चाहे सराय बनाना हो, चाहे वृक्षारोपण करवाना हो,
चाहे ना गरीबों के उत्थान की बात करनी हो, तो ये सारे सारे क्या थे, उसके जन कल्याण के कार्य थे अशोक के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है धम्म की नीति का मूल्यांकन। मूल्यांकन होता क्या है? मूल्यांकन क्या होता है? एवल्यूशन, मतलब आपने जो किया है उसको आपने कितना सीखा। मतलब अशोक ने धम्म तो बनाया, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकल में हम डाल के देखें, उसने जो इम्प्लीमेंट किया, क्या वो तत्कालिक समाज में वो लागू कर पाए थे उसको? तो मूल्यांकन किस दृष्टि से होता है? मूल्यांकन करने के लिए आपको उसके प्लस और उसके माइनस दोनों टाइप के पॉइंट्स को देखना पड़ता है। नो डाउट बहुत अच्छी नीति थी समाज के उद्धार, नैतिकता का उत्थान करने के लिए, लेकिन इसको क्या है, पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए थे। बनाने उसके पीछे उद्देश्य उसका नेक था, लेकिन लागू करने के पीछे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। और जो अशोक के बाद के जो राजा थे वो कमजोर हुए, निर्बल हुए, तो वो भी साम्राज्य को संभालने में असफल हो गए। तो इसकी वजह से और क्या है, इस टाइप का बढ़ गया। और समाज में जो स्वार्थ की भावना को लेकर चला, जो सांप्रदायिक दंगे थे, वो क्या है, उनको कंट्रोल पूरी तरह से एक हद तक किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाए। तो इसका मूल्यांकन पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर 3 नंबर का, कि अशोक के धम्म का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन कब करोगे? जब आपको पूरा धम्म आएगा, फिर उसके जो अच्छाइयाँ भी आपको पता होनी चाहिए, बुराइयाँ भी आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप मूल्यांकन करोगे। ऐसे ही थोड़ी मूल्यांकन कर दोगे। तो मूल्यांकन कुछ हद तक ये सफल रहे, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। पूरी तरह से ध्यान रहे इस बात का, दोनों चीजें रखनी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेंगे वो होगा मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन कहाँ से क्या क्या थे, कौन मौर्य प्रशासन में जो शासक थे वो क्या कहलाते थे, तो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मौर्य प्रशासन का होगा। इस वीडियो को आप गौर से देखें, देखने के बाद समझें। और देखो पाटलिपुत्र, मगध, गुर्जरा, मास्की, कोई भी आपसे मैप में भी भराया जा सकता है, तो उसका ज्ञान होना चाहिए आपको कि ये चीज़ें कहाँ पे, गुजरात में पड़ती है, कर्नाटक पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है, कहाँ पे पड़ती है। कलिंग बड़ा ही अहम जगह, कहाँ पड़ता है कलिंग? उड़ीसा के अंदर पड़ता है। कलिंग को अशोक ने 2 भागों में बांट दिया था। उत्तरी कलिंग को जिसकी राजधानी तोसली थी, दक्षिणी कलिंग जिसकी राजधानी जौगढ़ थी। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं कहीं पूरे मैप भरना भी आना चाहिए। पाटलिपुत्र भी आना चाहिए, मगध भी आना चाहिए। लोकेशन वर्तमान में मगध, पाटलिपुत्र को क्या बोलते हैं, मगध को क्या बोलते हैं? पटना। जो पटना है ना बिहार की राजधानी, वो वर्तमान में क्या था, उस जमाने का क्या था, पाटलिपुत्र था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और इनको कंटेस्ट करो, सीखो, वीडियो देखो, उसके बाद वापस किताबें पढ़ो, फिर वीडियो देखो। और समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट करके पूछो, 100% मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये कोई इतना बड़ा हार्ड कुछ नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करो, डाउट मत रखो किसी प्रकार का, अगर पढ़ना है तो। जय हिंद, जय भारत।